दिल्ली का चुनाव तूफानी मोड में चल रहा था। योगी आए और इसको सुनामी बना के चले। जब से योगी आदित्यनाथ दिल्ली के चुनाव में कूदे हैं तब से बवाल ही बवाल मचा हुआ है। योगी तो दिल्ली में बोलकर अपने अगले मिशन पर निकल गए, लेकिन कल उन्होंने जो बम फोड़े थे उसकी गूंज अब तक सुनाई दे रही है। सारे विरोधी अब योगी पर टूट पड़े कि योगी ने दिल्ली आकर ऐसा बोल कैसे दिया, वैसा कैसे बोल दिया, जबकि योगी ने तो सिंपल चैलेंज दिया था अरविंद केजरीवाल को कि यमुना में डुबकी लगाकर वैसे ही दिखाओ जैसे गंगा में डुबकी योगी कैबिनेट ने लगाई थी। लेकिन उनके इस बयान के बाद तूफान आ गया। क्या अरविंद केजरीवाल के लोग, क्या कांग्रेस के लोग, क्या अखिलेश यादव, क्या कन्हैया कुमार, सब योगी को टारगेट करने पर आ गए। हालांकि इससे एक चीज तो यह हुई कि जो बीजेपी पूरे चुनाव में अरविंद केजरीवाल के नैरेटिव के पीछे भाग रही थी, वो बीजेपी अब आगे हो गई है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस उसके नैरेटिव के पीछे भाग रही है। योगी आदित्यनाथ ने एक ही दिन में दिल्ली में कैसे माहौल बदल दिया, आप खुद देखिए। योगी के हमलों से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में खलबली मच गई। आम आदमी पार्टी तो खासकर योगी को घेरने की कोशिश कर रही है। योगी के बयानों पर केजरीवाल पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस भी योगी आदित्यनाथ के हमले का जवाब दे रही है। यानी एक ही दिन में योगी दिल्ली में सेंट्रल टॉकिंग पॉइंट बन गए और चर्चा बीजेपी के बातों की हो रही है। यानी योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में वो धमाका किया कि दिल्ली के सारे नेता बाकी सब छोड़कर योगी योगी कर रहे हैं, उसी में उलझ गए। इसे कहते हैं असली चुनावी धमाका। जो काम बीजेपी अब तक दिल्ली में कर नहीं पा रही थी, वो काम योगी आदित्यनाथ ने कुछ घंटों में कर दिया। आपको दिखाता हूं योगी आदित्यनाथ के इसी धमाके की एक झलक। इस पर कैसे तूफान आया हुआ है उसकी एक झलक, फिर बताऊंगा कि योगी इफेक्ट से कैसे निपट रहे हैं अरविंद केजरीवाल और क्या अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा पैदा हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वहां भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? झूठ बोलने की एटीएम मशीन से मुक्ति पाएंगे तो मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम। ये दुर्गति करने का सबसे बड़ा अपराधी कोई है, अरविंद केजरीवाल नाम का जीव इसका सबसे बड़ा अपराधी है। हर हर। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ ने कल रैली की थी। योगी का करिश्मा देखिए कि आज भी योगी के बयानों पर दिल्ली में जमकर राजनीति हुई। कल योगी ने जो बम फोड़ा था उसके बाद आज विरोधी खेमों में भी बयानों के पटाखे फूटे। अरविंद केजरीवाल ने आज भी योगी के बयानों पर पलटवार किया। योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा का मुद्दा उठाया था तो केजरीवाल ने योगी के बहाने इसी मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह को घेर लिया। केजरीवाल से लेकर अखिलेश तक योगी पर हमले कर रहे हैं। यही बीजेपी चाह भी रही थी कि चुनाव का एजेंडा केजरीवाल की बजाय बीजेपी सेट कर पाए, और यह पहली बार हो रहा है। सुनिए केजरीवाल ने योगी के कानून व्यवस्था वाले बयान पर क्या कहा है। अगर योगी जी कह रहे हैं जैसे कि मैंने यूपी की कानून व्यवस्था ठीक कर दी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अमित शाह जी को थोड़ा बिठा के समझाइए कैसे कानून व्यवस्था ठीक की जाती है। आप उनको बिठा के थोड़ा सा गाइड कीजिए, उनको थोड़ा समझाइए अमित शाह जी को कि दिल्ली की कानून व्यवस्था में क्या करने की ज़रूरत है, कैसे करने की ज़रूरत है। अरविंद केजरीवाल ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी को फंसाने की कोशिश की, क्योंकि दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के पास है। इसलिए इस मुद्दे पर केजरीवाल ने योगी के हमले को बीजेपी की तरफ मोड़ दिया। लेकिन यमुना की सफाई के मुद्दे पर केजरीवाल गिरते दिख रहे हैं और सीएम योगी ने यमुना में डुबकी लगाने की खुली चुनौती केजरीवाल को दी। बीजेपी भी यही नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस अंदाज में केजरीवाल को चुनौती दी उससे बीजेपी भी जोश में आ गई और यमुना के मुद्दे को उठा रही। यहां तक कि कांग्रेस भी यमुना के मुद्दे पर केजरीवाल पर अब हमले कर रही है। दिल्ली में योगी के तूफान के बाद यमुना पर कैसे हंगामा मचा है, अब जरा वो देखिए। बार बार चिल्लाकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ नहीं कर पाया तो मुझे वोट मत करना। आज वो किस मुंह से वोट मांग रहे हैं मेरे को समझ नहीं आता। आदमी अपनी बात से कैसे फिर जाता है, आदमी कितना झूठ बोलता है, हर बात पे झूठ बोलता है, ये दिल्ली की जनता को समझ आ चुका है। तो मैं अरविंद केजरीवाल को फिर से चुनौती करता हूँ कि अभी भी दिन शेष है, जाकर यमुना में डुबकी लगा के आइए। अरविंद जी ने जो वादे किए थे यमुना के लेकर और खुद कहा था कि मैं डुबकी लगाऊंगा,
आज लोग याद दिला रहे हैं उनको। बात ये है कि आज दिल्ली में बच्चे भी सांस लेने में परेशानी महसूस करते हैं। अच्छा, अभी ना उनको लगता है कि इस पे ना उनकी खुद की सहमति नहीं बनी है, शायद नागपुर से ना सैंक्शन नहीं हुआ है, पास नहीं हुआ है कि एक नारा कौन है, क्योंकि योगी जी कोई और नारा कह रहे हैं, मोदी जी कोई और नारा कह रहे हैं। क्या पता करंट सीएम जो है फ्यूचर पीएम के प्लान में जो है करंट पीएम का जो है नारा ही जो है एग्जिबिट कर रहा हो। योगी आदित्यनाथ ने यमुना की सफाई के मुद्दे पर केजरीवाल को फंसा दिया। ऐसे में केजरीवाल की मदद के लिए अखिलेश यादव सामने आए। योगी आदित्यनाथ की चुनौती पर केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि दूसरों को चुनौती देने वाले योगी मथुरा और वृंदावन में यमुना में डुबकी लगाकर दिखाए। यमुना के मुद्दे पर केजरीवाल के सपोर्ट में अखिलेश कूद गए तो योगी की बाकी बातों का जवाब आम आदमी पार्टी ने दिया। आम आदमी पार्टी ने आज योगी आदित्यनाथ का एक पोस्टर जारी किया। इसमें लिखा कि दिल्ली आकर योगी आदित्यनाथ जोकर बन गए। इसमें योगी मॉडल और केजरीवाल मॉडल की तुलना की गई। योगी पर पोस्टर जारी करने के साथ केजरीवाल ने आज बीजेपी पर एक के बाद एक कई हमले किए। आम आदमी पार्टी की रणनीति ही यही है कि एक बार में इतने अटैक कर दो कि सामने वाला कन्फ्यूजी आ जाए कि इसका जवाब देना है कि उसका, और किसका जवाब बाद में देना है। आप खुद देखिए, पहला हमला किया आम आदमी पार्टी ने कि पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटाने पर आरोप लगाया, केजरीवाल की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है कह दिया। दूसरा हमला, बीजेपी वाले वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, सब जानकर भी चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा। तीसरा हमला, आम आदमी पार्टी की योजनाएं कॉपी कर रही है बीजेपी के पास दिल्ली के लिए अपना कोई विजन नहीं। और यही केजरीवाल पूरे चुनाव में करते आए, विरोधियों को जो उनके आरोप हैं उसके बीच फंसा के छोड़। आम आदमी पार्टी लगातार यह आरोप लगा रही है कि केजरीवाल की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। केजरीवाल की सुरक्षा दिल्ली पुलिस के साथ साथ पंजाब पुलिस भी कर रही थी, लेकिन पंजाब पुलिस की सुरक्षा को चुनाव आयोग के कहने पर हटा दिया गया। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल पर पहले भी हमला हो चुका है, उसके बावजूद केजरीवाल की सुरक्षा में लगी पंजाब पुलिस की सुरक्षा को हटा लिया गया। सुनिए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने क्या कहा, फिर बताऊंगा कि केजरीवाल की सुरक्षा हटाने के पीछे की असली वजह क्या है। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं, दिल्ली पुलिस कहती है, अमित शाह जी कहते हैं कि जी अरविंद केजरीवाल जी के पास Z+ सिक्योरिटी है। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं, इस देश के इतिहास में कोई ऐसा Z+ सिक्योरिटी का प्रोटेक्टी रहा है जिसकी गाड़ी पे पत्थर फेंके गए हो और पुलिस सामने ना आई हो? कोई ऐसा Z+ सिक्योरिटी का प्रोटेक्टी रहा है जिसपे कोई पदार्थ फेंक देता है, पुलिस वाले वहां पे खड़े होते हैं और वो उसे रोकते नहीं है? वो अब अरविंद केजरीवाल की टीम कह रही है केजरीवाल पे की जान को खतरा है, उनकी सिक्योरिटी पंजाब पुलिस वाली सिक्योरिटी हटा ली गई। बॉस, पहले तो केजरीवाल एंड उनकी टीम ये बताए कि अरविंद केजरीवाल तो राजनीति में ये बोलकर आए थे कि मैं तो सिक्योरिटी लूंगा ही नहीं। तब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। आज उनको इतनी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ गई कि Z+ कैटेगरी की सुरक्षा होने के बाद उनको पंजाब की भी सुरक्षा चाहिए। कल को पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार चली जाएगी, उसके बाद कौन देगा सुरक्षा? और दुनिया देश भर में इतने जितने बड़े नेता हैं उनमें से ज्यादातर Z+ सिक्योरिटी लेकर चल रहे हैं, उनकी जान को खतरा नहीं है। अकेले केजरीवाल की जान को खतरा हो जाएगा अगर पंजाब पुलिस चली जाएगी तो Z+ सिक्योरिटी वापस कर दीजिए, कहिए मेरे को खाली पंजाब पुलिस देगी। और पंजाब पुलिस किस बात पे दे रही है? केजरीवाल दिल्ली में रहते हैं कि पंजाब में रहते हैं, तो पंजाब पुलिस यहां कौन बात का सिक्योरिटी दे रही है? जो सिक्योरिटी मिलती है वो जहां आप रहते हैं उसकी मिलती है। दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल की सुरक्षा में पंजाब पुलिस भी लगी, जिसे हटाने को लेकर आम आदमी पार्टी हंगामा कर रही। पंजाब पुलिस की सुरक्षा क्यों हटाई गई यह भी तो बताइए पब्लिक को। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को गृह मंत्रालय से Z कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ऑलरेडी इसे Z+ की श्रेणी को सुरक्षा कर दी। Z+ कैटेगरी में 55 से 60 जवान प्रोटेक्टी की 24 घंटे सुरक्षा करते हैं। Z+ कैटेगरी की सुरक्षा होने पर अन्य राज्य की सरकार 72 घंटे की सुरक्षा दे सकती है। गृह मंत्रालय के नियम के मुताबिक 72 घंटे के बाद दूसरे राज्य की सुरक्षा वापस हो जाती है। फिर भी कोई व्यक्ति दूसरे राज्य की पुलिस से सुरक्षा लेता है तो उसे सुरक्षा के लिए भुगतान करना होता है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गृह मंत्रालय के नियमों के मुताबिक ही पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटाई गई। केजरीवाल ने अपनी सुरक्षा हटाए जाने पर कहा कि सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुनिए एक बार।
ये प्योर और शुद्ध राजनीति है और मुझे खेद है कि सुरक्षा, पर्सनल व्यक्तिगत सुरक्षा को राजनीति के हवाले कर दिया गया है। कम से कम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए। केजरीवाल ने सिंपैथी लेने की कोशिश की तो बीजेपी ने केजरीवाल को उनके पुराने वादे याद दिलाए। बीजेपी ने कहा कि आज केजरीवाल दो राज्यों की सुरक्षा ले रहे हैं, जबकि पहले केजरीवाल दावा करते थे कि वो कभी सिक्योरिटी लेंगे ही नहीं। सिक्योरिटी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए तो बॉस आप तो खुद ही राजनीति करते हुए लाए थे सिक्योरिटी को मुद्दे के तौर पर कि सिक्योरिटी लूंगा ही नहीं। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, एक बार वो भी सुनिए। क्या ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं, बगैर किसी पद पे रहे हुए इतनी ज्यादा सिक्योरिटी, क्या ये सही है? सवाल ये खड़ा होता है कि जो व्यक्ति कल तक कहता था मैं बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आज 8 बंगले तोड़वा के शीश महल बनाता है, एक राज्य नहीं 2 राज्यों की सिक्योरिटी लेता है, 60 लोग लेके चलता है, और तीसरा वो सब बातें करता है जो कभी कहीं नहीं थी। यानी केजरीवाल ने कानून व्यवस्था और सुरक्षा दोनों ही मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। केजरीवाल के इस हमले पर बीजेपी जवाब देती, उससे पहले ही केजरीवाल ने एक और हमला कर दिया। भाई वो तो एक साथ फेंकते हैं ना। केजरीवाल ने बीजेपी पर वोट खरीदने का भी आरोप लगा दिया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पुलिस की मौजूदगी में खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वाले पैसा बांटकर लोगों को कसम दिला रहे हैं कि बीजेपी को वोट देना। सुनिए इस पर केजरीवाल क्या बोले। मुझे पता चला कि जब आप में से कुछ लोग उन लोगों के घर पैसे लेने गए तो उन्होंने कसम खिलाई, आपको बच्चों की कसम खिलाई, किसी को भगवान की कसम खिलाई, अलग अलग कसम खिलाई। उस कसम की चिंता मत करना, वो कसम का कोई मतलब नहीं है। कसम का तब मतलब होता है जब किसी पवित्र काम के लिए या किसी ईमानदारी के काम के लिए कसम खाई जाए। अगर आप किसी बेईमान से पैसा ले रहे हो और वो आपको कसम खिला रहा है, वो कसम नहीं लगती, वो झूठी कसम है। मैं भी हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ हर मंगलवार को। अगले मंगलवार को जब जाऊंगा मैं मंदिर, तो मैं आपके लिए हनुमान जी से कहूंगा कि मेरे लोगों ने को जो जबरदस्ती कसमें खिलाई गई हैं, वो कसमें उनके ऊपर नहीं लगनी चाहिए। और भगवान जी मेरी सुनते हैं। कसम खाकर उसे मानना नहीं है, यह कौन बेहतर जान सकता है केजरीवाल से ज्यादा। लेकिन सवाल तो इस बात का भी है, केजरीवाल को यह सब बता कौन रहा है कि बीजेपी पैसा बांट रही है, कसम खिला रही है। कोई वीडियो जारी कर देना बॉस की पैसा दे रही है और कसम खिला रही है। आतिशी को अरेस्ट करने वाले हैं, सौरभ भारद्वाज को अरेस्ट करने वाले हैं। कितने दिन पहले बोले थे, हुए दोनों अरेस्ट। अरविंद केजरीवाल इस पूरे चुनाव में लगातार जो बोल रहे हैं वो नहीं हो रहा है। और अगर पैसे बट रहे हैं तो उसके वीडियो दें, हम भी दिखाएं पाठशाला में, हम भी दिखाएं चैनल पर। और पब्लिक जो है वो पैसा लेगी और कसम खा लेगी, मम्मी कसम अब नहीं देंगे आम आदमी पार्टी को वोट। ये ऐसा मामला चलता है पॉलिटिक्स में। क्या आप देखिए कि किस तरह से केजरीवाल जो है वो लगातार एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। बीजेपी इसी में कंफ्यूज भी हो जाती है कई बार कि वो पलटवार करे तो करे कैसे। केजरीवाल ने अब बीजेपी के संकल्प पत्र पर सवाल उठा दिए जो अभी आया भी नहीं। तीसरा वर्जन अभी आया कहां, तीसरा पार्ट। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी की योजनाओं की कॉपी कर रही है। बीजेपी के पास अपना कोई विजन नहीं है। दरअसल शनिवार यानी कल अमित शाह बीजेपी के संकल्प पत्र का तीसरा पार्ट जारी कर सकते हैं। इसी पर केजरीवाल ने कहा कि कल अमित शाह जी बीजेपी का संकल्प पत्र 3 लॉन्च कर रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में पहले से योजनाएं लागू हैं, जैसे फ्री बिजली, पानी, उनका फिर से ऐलान मत कर देना। दिल्ली को लेकर बीजेपी का अपना क्या प्लान और विजन है वो बताना। दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक करने में आप विफल क्यों हुए और अब क्या करोगे ये भी बताना। यह है केजरीवाल की तेजी, जिससे वो विरोधियों को सोचते हैं कि फंसा लें। प्रचार करने और अपना एजेंडा सेट करने में केजरीवाल आगे आगे भाग रहे हैं। हालांकि केजरीवाल की रफ्तार पर उनकी ही पार्टी के नेता स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं तो उन्हीं की पार्टी के नेता केजरीवाल के लिए मुसीबत बन गए। आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे अनस पर आज दिल्ली पुलिस ने गंभीर आरोप लगाए। अमानतुल्लाह खान के बेटे पर आरोप है कि वो मॉडिफाई बाइक चला रहे थे। डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरी चीजों को लेकर पुलिस से बहस कर रहे थे। आरोप लग रहा है कि अमानतुल्लाह खान के बेटे ने पुलिस से बहस के दौरान अपने पिता के विधायक होने की धौंस दिखाई। आरोप है कि जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान अनस को रोका तो उन्होंने कहा कि उनके पापा विधायक, यानी ये वही मामला हो गया कि पापा विधायक है मेरे, मुझे कुछ कैसे कर सकते हो। आप खुद देखिए कि अमानतुल्लाह खान के बेटे और पुलिस में किस तरह से बहस हुई। फिर बताता हूं कि अमानतुल्लाह खान के बेटे ने कैसे केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी।
के तहत आप मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो। ये बताओ, चालान करूंगा मोटर व्हीकल एक्ट। चालान के खिलाफ आप मेरे को गिरफ्तार मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जा रहे ना? नहीं जा रहे ना? ठीक है, बाइक ले जा रहा हूँ। बाइक ले जाओ बाइक ले तू चल। आप मेरे को पहले यहीं पे मेरे को एक रिसीविंग दो। मैं एसएचओ साहब वीडियो बनाओ, एसएचओ साहब बना ले, थाने एसएचओ साहब बताओ तू चल लेना। मैं अपनी लाइबिलिटी भाई आप बना बोलो। हाँ मैं बना रहा हूँ वीडियो, तू लेके आप मेरे को ही बोलो। मैं अपनी लाइबिलिटी पे ये बाइक सीज कर रहा हूँ। मैं सीज कर रहा हूँ, मैं सीज करूंगा सीज वहाँ पर। चल सीज, मैं सीज करके मैं दूंगा, मैं करूंगा ना सीज। बस चलो। इस बहसबाजी के बाद अमानतुल्लाह खान के बेटे बाइक छोड़कर चले गए, जिसके बाद पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया और 25,000 रुपए का चालान ठोक दिया। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की कई धाराओं के तहत चालान काटा है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर बताता हूं कि अमानतुल्लाह खान के बेटे की दबंगई पर बीजेपी और कांग्रेस ने कैसे केजरीवाल को घेर लिया है। जब पुलिस 26 जनवरी के जो सुरक्षा है उसको लेकर पेट्रोलिंग कर रही थी और जब ये बाइक वहां से गुजरी तो नफीस रोड पर इस बाइक को रोका गया। इस बाइक पे 2 लोग सवार थे, एक अमानतुल्लाह खान के बेटे थे जो आगे सीट पर बैठकर इसे चला रहे थे और पीछे एक शख्स बैठा हुआ था। पीछे जो है वो आम आदमी पार्टी के झंडे रखे हुए थे और बाइक के ऊपर भी जो आम आदमी पार्टी के झंडे हैं वो लगाए गए थे। जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की, पूछा कि आखिर ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है आपका और ये बाइक में क्या ये साइलेंसर जो है मॉडिफाइड है, तो वो उन्होंने बताया कि वो विधायक के बेटे हैं और इस तरीके से जो पुलिस से बदतमीजी है वो करने लगे, ऐसा पुलिस का आरोप है। उसके बाद पुलिस ने ये कहा कि वो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इनके ऊपर चालान करेंगे और उन्होंने अपनी बाइक जो है वहीं पे छोड़ दी और उसके बाद वहां से चले गए। पुलिस ने अब इस बाइक को जब्त किया है। यानी केजरीवाल एक तरफ दिल्ली में सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के विधायक के बेटे पर कानून तोड़ने का आरोप लग रहा है। इसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल पर डायरेक्ट अटैक किया। आरोप लगाया कि केजरीवाल के नेता ही कानून तोड़ रहे हैं, तो केजरीवाल कैसे कानून व्यवस्था की बात कर सकते हैं। सुनिए एक बार। जहां एक और फटा सिलेंसर हो या बाकी हो या बगैर हेलमेट के बाइक चलानी हो और ऊपर से पुलिस वालों को धमकाना डराना हो, तो ये अपने आप में दिखाता है कि गुंडागर्दी करने का काम भी करते हैं। आखिरकार क्या दिल्ली वालों के खिलाफ काम करने का और दबंगई करने का, गुंडागर्दी करने का ये ठेका आम आदमी पार्टी ने ले रखा है। ये सब लोग जब इस देश के एक समुदाय विशेष को गालियां दी जाती हैं, जब समुदाय विशेष के खिलाफ जहर उगला जाता है, जब दिल्ली में दंगे होते हैं, तो ना ये मान्यवर दिखते हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं और ना जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी सबके हितैषी बने हुए वो दिखते हैं। दिल्ली चुनाव का प्रचार अपने पीक पर है और ऐसे समय में यह विवाद केजरीवाल की मुश्किल बढ़ा सकता है। अमानतुल्लाह खान भी यह बात समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसे भी राजनीति से जोड़ दिया। अमानतुल्लाह खान ने कहा कि उनके बेटे की बाइक पर आम आदमी पार्टी का झंडा लगा था, इसलिए पुलिस ने बाइक को रोक दिया। छोटा सा मामला है जिस पर इतना हंगामा हो रहा है। एक बार अमानतुल्लाह खान का पक्ष भी सुनिए। एक छोटा सा मसला था मेरे बेटे का, किस तरह से उन्होंने आकर के एसएचओ ने खुद ब खुद बदतमीजी की और मोटरसाइकिल बंद की। वो उसकी अपनी मोटरसाइकिल नहीं थी क्योंकि उस पर पार्टी का झंडा लगा था, इसलिए उस मोटरसाइकिल को बंद किया और उसका 22,000 रुपये का चालान उन्होंने किया। तो मैंने अभी एसीपी सरिता विहार, एसीपी सुखदेव विहार से बात की है, तो मैंने कहा कि भाई एसएचओ जिस तरह से काम कर रहा है, ये पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, ये ठीक नहीं है। यानी दिल्ली में भयंकर चुनावी घमासान तो मचा हुआ है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में तगड़ी राजनीतिक जंग चल रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस चुनावी घमासान से कांग्रेस के सबसे बड़े नेता गायब है। राहुल गांधी ने 14 जनवरी को रिठाला में रैली की थी, उसके बाद से वो दिल्ली के चुनाव से गायब हो गए। राहुल गांधी की दिल्ली में कई रैलियां होनी थी, लेकिन वो रैलियां बैक टू बैक कैंसिल होती चली जा रही। दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पसीना बहा रहे हैं और राहुल गांधी प्रचार ही नहीं करने आ रहे। इसी वजह से चर्चा हो रही है कि क्या राहुल गांधी ने दिल्ली कांग्रेस को अकेला छोड़ दिया है। चर्चा तो यह भी चल रही है कि क्या राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी में कोई डील हुई है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडी गठबंधन का दोनों ने एक दूसरे के लिए प्रचार किया था। यानी राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस के नेता जवाब देते घूम रहे हैं। सुनिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की डील पर कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने क्या कहा है, फिर बताता हूं कि राहुल गांधी आखिर क्यों प्रचार में नहीं आ पा रहे, वजह है क्या। केजरीवाल जी जब बीजेपी के खिलाफ हमारे साथ मिलकर के लड़ेंगे तो हमारे सहयोगी हैं, लेकिन अगर हमारे साथ मिलकर के बीजेपी से नहीं लड़ेंगे तो उनको ये क्लियर करना पड़ेगा कि वो किसके साथ हैं। नफरत, अन्याय,
शोषण, गैर बराबरी और भेदभाव के खिलाफ जो भी है वो हमारा दोस्त है, हमारा साथी है, हमारा सहयोगी। नफरत, भेदभाव, शोषण, अन्याय, गैर बराबरी के साथ जो खड़ा है वो हमारे खिलाफ है। मतलब इनका यह कहना है कि यही बीजेपी से लड़ते हैं और कांग्रेस के साथ जो लड़के नहीं, जो मिलके नहीं लड़ रहा है बीजेपी से, वो किसके साथ है वो। अरे बॉस, ये तो पलट के केजरीवाल आपसे भी पूछ सकते हैं कि वो बीजेपी को हराने के लिए उतरे हुए हैं, आप अगर उनके साथ नहीं है तो आप बीजेपी के साथ हैं क्या? कांग्रेस बीजेपी के साथ है क्या? और केजरीवाल का यह पूछना ज्यादा वाजिब होगा क्योंकि केजरीवाल तो दिल्ली में बीजेपी को हरा रहे हैं। आप किस मुंह से कह रहे हैं कि मेरे साथ सट जाओ, मेरे साथ गठबंधन कर लो? कांग्रेस का कोई हवाई मतलब ठिकाना ही नहीं होता बॉस, कुछ भी लॉजिक चलता है इनका। सवाल यह है कि राहुल गांधी रैली कर क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि आप खुद देखिए, राहुल गांधी की अब तक 3 रैलियां रद्द हो चुकी हैं। नई दिल्ली, सदर बाजार, मुस्तफाबाद में रैली रद्द हो गई। आज मादीपुर में राहुल गांधी की रैली होने वाली थी, लेकिन वो भी, उस रैली में भी वो नहीं आए। कांग्रेस की तरफ से बताया गया है कि राहुल गांधी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो रैलियां नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी जैसे ही ठीक होंगे वो दिल्ली चुनाव के प्रचार में जुट जाएंगे। लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी को ऐसी क्या तबीयत खराब हो गई बॉस कि इतने दिन से प्रचार नहीं कर पा रहे? नेता प्रतिपक्ष हैं, देश को बताना चाहिए कि ऐसी क्या तबीयत खराब है बॉस कि आ ही नहीं पा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी और केजरीवाल डबल डेटिंग कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, दिल्ली की पब्लिक को धोखा दे रहे हैं। सुनिए एक बार। ये डबल डेटिंग कर रहे हैं, 3-3 बार अपने प्रोग्राम राहुल जी कैंसिल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार और इनके महिला विरोधी सोच के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों को और अवैध घुसपैठियों के संरक्षण पर कांग्रेस के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये स्पष्ट दिखाता है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल डबल डेटिंग कर रहे हैं। जब तक राहुल गांधी प्रचार से दूर हैं, बीजेपी को आरोप लगाने का मौका मिल रहा है। बीजेपी ये नैरेटिव सेट कर रही है कि राहुल गांधी आम आदमी पार्टी की मदद कर रहे हैं। दोनों पार्टियां जनता के सामने एक दूसरे से लड़ने का दिखावा कर रही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर राहुल और केजरीवाल एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। बीजेपी के इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए दिल्ली में कांग्रेस दिल्ली में योगी आदित्यनाथ के प्रचार पर सवाल खड़े कर रही है। एक बार सुप्रिया श्रीनेत को सुनिए। कल योगी जी ने यहां पर आकर 2 बातें कही। उन्होंने महिला सुरक्षा पर बोला और फिर उन्होंने कूड़े पर बोला। लेकिन आज अखबार में जो मैंने पढ़ा, योगी जी से ये सवाल आप लोग जरूर पूछेगा जब अगली रैली करने आएंगे। आईआईटी बीएचयू के गैंग रेप के जो आरोपी हैं, आपकी आईटी सेल के लड़के, आपकी पुलिस पीड़िता को 15 बार बुला रही है और आप यहां पर आकर महिला सुरक्षा की बात करते हैं। किस मुंह से बात कर रहे हैं यहां पर आकर? असलियत यह है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने प्रशासन और पुलिस दोनों को तबाह करके रखा है। दिल्ली में चुनावी धमाका करने के बाद योगी आदित्यनाथ आज एक और मिशन पर यूपी के मिल्कीपुर पहुंच गए। मिल्कीपुर जहां उपचुनाव है। देश में जितनी चर्चा दिल्ली की 70 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर है, उतनी ही चर्चा यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की भी है, क्योंकि अयोध्या में पड़ने वाली इस सीट को योगी आदित्यनाथ ने साख की लड़ाई बना लिया है। मिल्कीपुर में जीत के साथ ही योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव में अयोध्या लोकसभा सीट पर मिली हार का बदला चुकाने के लिए कमर कस चुके हैं और आज मिल्कीपुर की रैली में योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव में जीत पक्की करने का एजेंडा भी सेट कर दिया। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बटेंगे तो कटेंगे का नारा बुलंद कर चुके योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के जरिए आज एक बार फिर हिंदू एकता का संदेश दिया। सुनिएगा। पूरा देश, पूरी दुनिया, हर सनातन धर्मावलंबी बिना जाति के, बिना पंथ के भेदभाव के एक संगम में स्नान कर रहा है, गौरव की अनुभूति कर रहा है। मां गंगा का आशीर्वाद, भगवान प्रयागराज का आशीर्वाद उस संगम के माध्यम से प्राप्त हो रहा है और संगम का एक ही संदेश है, महाकुंभ का एक ही संदेश या त्रिवेणी का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। यानी मिल्कीपुर में भी अगर वोट एकजुट रहा, हिंदू जो है वो जातियों में नहीं बटा, तो योगी आदित्यनाथ को उम्मीद है कि वो वहां अखिलेश यादव को पटका नहीं देंगे। इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास, एक्टर सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट आई तो बॉस कहानी में महा ट्विस्ट आ गया। सैफ पर हमले की वो डिटेल आई जिसे सुनकर आपका सिर चकरा जाएगा। सैफ पर हमले के आरोपी पर वो खुलासा जिसके बाद पब्लिक बोल रही है कि कुछ तो गड़बड़ है दया।
एक्टर सैफ अली खान पर हमले के केस में कई नए खुलासे हुए हैं, जिससे सबका सिर चकरा गया। हमले की पूरी कहानी में ऐसा महा ट्विस्ट आ गया है जिसे सुनकर आपका भी सिर चकरा जाएगा। वैसे तो पहले भी कई लोग कह रहे थे कि सैफ पर हमले की कहानी में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अब जो नई बातें पता चल रही है उससे तो डाउट और बढ़ता जा रहा है कि वाकई सैफ पर हमले की कहानी में कुछ तो झोल है बॉस। सैफ के केस में इस वक्त 3 नई मिस्ट्री जुड़ गई। पहली बड़ी मिस्ट्री यह है कि आरोपी शरीफुल के पिता ने कह दिया है कि सीसीटीवी में जो लड़का दिख रहा है वो उनका बेटा है ही नहीं, क्योंकि उनका बेटा कभी लंबे बाल रखता ही नहीं था। यानी पुलिस ने जिसे पकड़ा और जो सीसीटीवी में दिख रहा है वो 2 अलग लोग हैं। ये पकड़े गए व्यक्ति का बाप कह रहा है, पिता कह रहा है कि भाई मेरा बेटा है ही नहीं सीसीटीवी में, तो उसको कैसे पकड़ लिया। दूसरी बड़ी मिस्ट्री वो तो और भी जबरदस्त है, क्योंकि अब तक डॉक्टर कह रहे थे कि घायल सैफ को उनका 8 साल का बेटा अस्पताल लेकर पहुंचा था, लेकिन अब सैफ की जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि सैफ को उनके एक दोस्त ने एडमिट करवाया था। दोस्त कौन था? इतनी रात में दोस्त कहां से आ गया? परिवार का कोई नहीं था, दोस्त आ गया रात में 2:30 बजे। इस पर भी आगे बात करूंगा। तीसरी और सबसे बड़ी मिस्ट्री उस चाकू से जुड़ी है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उस चाकू का करीब 2.5 इंच लंबा हिस्सा, देखे थे ना वो फोटो, इतना लंबा चाकू का हिस्सा जो है वो सैफ के शरीर में धंस गया था पीठ में, जिसे डॉक्टरों ने निकाला। लेकिन अब मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि सैफ के शरीर पर 1 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरा कोई घाव ही नहीं था। 1 सेंटीमीटर कितना होता है? इतना, इससे ज्यादा नहीं। तो इतना बड़ा चाकू कहां धंसा हुआ था भाई? इतना ही नहीं, अभी तक कहा जा रहा था कि सैफ को 6 घाव आए थे। मेडिकल रिपोर्ट में सिर्फ 5 चोट का जिक्र है। यही वजह है कि हर कोई कह रहा है कि कोई ना कोई दिक्कत तो है बॉस कहानी, पीसेस जुड़ नहीं रहे, वरना सैफ पर हमले का केस इतना भी उलझा हुआ नहीं था जितना उलझा दिया गया। जो कहानी अब तक बताई गई उस पर लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा है। अब यही देख लीजिए कि लोगों को तो इसी बात पर यकीन नहीं हो रहा कि पुलिस ने जिस आरोपी शरीफुल को गिरफ्तार किया है वही असली हमलावर है। और अब तो बांग्लादेश में आरोपी शरीफुल के पिता ने कह दिया कि सीसीटीवी में जो दिख रहा है लड़का वो शरीफुल है ही नहीं, उनका बेटा है ही नहीं, उनके बेटे ने तो कभी लंबे बाल ही नहीं रखे। शरीफुल के पिता राहुल अमीन कह रहे हैं कि उनके बेटे को इस मामले में फंसाया जा रहा है। सुनिए जरा आरोपी शरीफुल के पिता ने क्या आरोप लगा दिए हैं। এই যে ঘটনা ঘটেছে তার চেহারার সাথে ভিডিও ফুটেজে যে সিসি ক্যামেরায় যে ছবি, সে যে ছেলে যার ওই ভিডিও ফুটেজে যার ছবি, সেই ছবি একদম এই চোখের নিচ পর্যন্ত। কিন্তু আমার ছেলে এইরকম চুল বড় রাখে না, সে চুল এই পাশ ছোট করে করে সে উপরে চুল দেয়। आरोपी शरीफुल के पिता के आरोपों को यह कहकर खारिज कर देना बड़ा आसान है कि वो तो पिता है, अपने बेटे को बचाने के लिए ऐसा बयान देंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है बॉस, क्योंकि सीसीटीवी में दिख रहे शख्स और गिरफ्तार शरीफुल की तस्वीरें जो भी देख रहा है वही कह रहा है कि तो वो लग ही नहीं रहा जो सीसीटीवी में दिख रहा है। और बात सिर्फ लंबे बाल और छोटे बालों की नहीं है, दोनों का चेहरा मोहरा सब तो अलग दिख रहा है। दोनों की तस्वीर चला दीजिए जरा साथ में, पब्लिक देखे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तार आरोपी और सीसीटीवी वाले शख्स का चेहरा कहीं से मिल ही नहीं रहा। एक मीडिया आउटलेट ने तो फॉरेंसिक लैब से टेस्ट करवाकर दावा कर दिया कि दोनों की ना आंखें मिल रही हैं ना नाक मैच हो रही है। लेकिन पुलिस कह रही है कि उसके पास सैफ के घर से मिले आरोपी शरीफुल के फिंगरप्रिंट मौजूद है। पब्लिक कह रही है कि फिंगरप्रिंट तो बाद में भी आ सकते हैं। फिंगरप्रिंट कोई ऐसी चीज तो ये नहीं है ना कि भाई घटना हुई तभी रहेगा उसके बाद नहीं बन सकता। तो पब्लिक सवाल उठा रही है। असली सबूत तो सीसीटीवी में दिख रहे शख्स और गिरफ्तार आरोपी का चेहरा मिलना है, जो कि पब्लिक कह रही है कि कहीं से नहीं मिल रहा। तो क्या शरीफुल को फंसाया जा रहा है? यह थ्योरी भी आगे बढ़ रही है। क्या असली आरोपी को बचाया जा रहा है, सच छिपाया जा रहा है? यह भी सवाल है। या फिर हुआ कुछ और बताया कुछ और जा रहा है? इन सवालों के बीच मुंबई पुलिस ने अदालत में बताया है कि उसने तो अभी तक गिरफ्तार आरोपी और सीसीटीवी वाले संदिग्ध का फेस रिकॉग्निशन टेस्ट करवाया ही नहीं है। यानी मुंबई पुलिस इतने दिनों से आरोपी को और खुद ही श्योर नहीं है क्या कि सीसीटीवी में जो दिखा शख्स और जो गिरफ्तार शरीफुल है वो एक है भी या नहीं। लेकिन मुंबई पुलिस यह मानकर चल रही है कि वो केस को क्रैक कर चुकी है। पुलिस ने तो आरोपी शरीफुल को 2 बार सैफ के घर ले जाकर क्राइम सीन भी रिक्रिएट कर लिया है और दावा किया है कि आरोपी शरीफुल ने बता दिया है कि वो सैफ के घर में घुसा कैसे। मुंबई पुलिस के मुताबिक आरोपी शरीफुल ने बताया कि वो 4 फीट की दीवार फांदकर बिल्डिंग में दाखिल हुआ। उसने बिल्डिंग के डक्ट तक पहुंचने के लिए 12 फीट चढ़ने के लिए लकड़ी की सीढ़ी का इस्तेमाल किया।
डक्ट के जरिए वो चौथी मंजिल पर पहुंचा, इसके बाद वो सीढ़ियों से 10वीं मंजिल तक पहुंचा और फिर उसने सैफ की 11वीं मंजिल के फ्लैट में घुसने के लिए डक्ट पाइप का इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी शरीफुल ने भागने के लिए भी उसी रास्ते का इस्तेमाल किया, उसी डक्ट का इस्तेमाल किया और फिर जब उसने देखा कि सीढ़ी गायब है तो वो 12 फीट नीचे कूद गया। अब वो 12 फीट नीचे कूदकर भी सही सलामत बचा हुआ है, लंगड़ा के भी नहीं चल रहा है, कोई चोट नहीं है। गजब ही हो रखा है। दूसरी बड़ी बात कि वो सीढ़ी कहां से आई, सीढ़ी लेके आया क्या, लेकर आया तो उसको कैसे पता था कि इतनी लंबी सीढ़ी लाऊंगा तो डक्ट में घुस जाऊंगा। आप बताइए, आप किसी के घर नहीं गए, आपको कैसे पता चलेगा कि फलाना डक्ट किस कमरे में खुलता है, उसमें घुसना है तो कितनी लंबी सीढ़ी चाहिए। जो आदमी पहली बार गया वो खुद ही ना बोला कि मैं उस दिन गया था वहां चोरी करने के लिए, तो पहली बार गया, उसको सब पता था कि इतने फ्लोर पे जाना है, ऐसे सीढ़ी लगानी है, ऐसे डक्ट में घुस जाना है, वो डक्ट जो है वो जाके फलाने के कमरे में निकलेगा, सब पता था उसको। कैसे? गिरफ्तार आरोपी को लेकर तो कंफ्यूजन पहले से फैला हुआ था। आज सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट ने इस केस में नई मिस्ट्री जोड़ दी। मेडिकल रिपोर्ट में जो लिखा है उसे जानेंगे तो कहेंगे कि पुलिस और डॉक्टर तो कुछ और ही कह रहे थे, निकल के कुछ और ही आ रहा है। अभी तक डॉक्टर से लेकर पुलिस तक बता रहे थे कि सैफ को 6 जगह घाव। सैफ के शरीर से चाकू का 2.5 इंच का टुकड़ा निकला है। सैफ बहुत सीरियस हालत में लाए गए थे, उनकी 6 घंटे सर्जरी करनी पड़ी। लेकिन फिर 5 दिन बाद जब सैफ अस्पताल से डिस्चार्ज हुए तो लग ही नहीं रहा था कि उनकी जान बाल बाल बची। इसको लेकर सवाल भी उठे, रीढ़ में गहरा घाव, चाकू घुस गया, इतनी जल्दी रिकवरी कैसे हो गई। डॉक्टर बोले थे ना बॉस कि एकदम इतना क्लोज था रीढ़ की हड्डी के कि कहीं पैरालिसिस अटैक ना हो जाता। सैफ की बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी मानो शूटिंग करके लौट रहे। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि कई बार मरीज जल्दी रिकवर हो जाता है, लेकिन अब जब सैफ की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई तो कई और सवाल खड़े हो गए। 17 जनवरी को डॉक्टर्स ने जो बयान दिया था और जो मेडिकल रिपोर्ट है, दोनों में कई चीजें मेल नहीं खा रही। पहली बात तो यह है कि डॉक्टर कह रहे थे कि 6 जख्म है, मेडिकल रिपोर्ट कह रही है 5 है। इतना ही नहीं, डॉक्टर्स ने कहा था कि सैफ की पीठ में गंभीर चोट लगी थी। अब मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि पीठ पर सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर का कट था। 0.5 सेंटीमीटर कितना हुआ? इतना सा बॉस, इतना सा कट था पीछे, इतना बड़ा चाकू उसमें फंसा हुआ था। इतना सा कट रहेगा उसमें, इतना बड़ा चाकू फंसा रहेगा जिसको डॉक्टर निकाल रहे हैं। इतना सा कट रहेगा ना बॉस, तो चाकू को पकड़ के ले जाना पड़ेगा कि कहीं गिर ना जा रास्ते। पहले कहा गया कि गले के नीचे स्पाइनल कॉर्ड के नजदीक बेहद गंभीर घाव है। अब मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि पीठ के घाव की गंभीरता मामूली है। डॉक्टर ने कहा था कि सैफ की पीठ में 2 से 2.5 इंच का चाकू घुसा था। सैफ की पूरी बॉडी में 1 सेंटीमीटर से गहरा कोई जख्मी नहीं है, तो इतना बड़ा चाकू घुसा कैसे? बॉस ऐसा कैसे हो रहा है भाई कि हर चीज पे सवाल खड़ा हो जा रहा है। डॉक्टर को आप सुने थे, बाप रे, बता रहे थे कि सैफ इतना हीरो है कि ऐसे घुसे कि खून है खून और ये और वो, ऐसा लग रहा था कि हीरो है, इतनी हिम्मत दिखाई। अब खुद रिपोर्ट में लिखा है कि 0.5 सेंटीमीटर का कट था पीछे। अब लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि जब सैफ को इतनी गंभीर चोटें आई ही नहीं थी तो उनका 6 घंटे का ऑपरेशन किस बात का हुआ। आपको लीलावती अस्पताल के डॉक्टर के बयान सुनवाता हूं जो उन्होंने 17 जनवरी को दिया था। फिर आपको सैफ के मेडिकल रिपोर्ट में हुए एक और खुलासे के बारे में बताऊंगा जिसने इस मिस्ट्री को और ज्यादा बढ़ा दिया है। बहुत फॉर्चुनेट है, 2 मिलीमीटर से बच गया। जहां तक नाइफ पहुंचा है उससे 2 मिलीमीटर और जाने से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकता था, विच इज वेरी फॉर्चुनेट। इट्स अ वेरी डीप वुंड, बट वो जस्ट स्पाइन कॉर्ड से थोड़ा बच गया, तो उनकी एक अच्छी वो है। डॉक्टर्स ने जो बताया वो डरा देने वाला था। रीढ़ की हड्डी में चाकू फंसा हुआ था, रीढ़ की हड्डी से फ्लूइड लीक हो रहा था, यह डॉक्टरों ने बताया था। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बता रही। वैसे मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद इस बात पर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि सैफ इतने फिट होकर अस्पताल से कैसे निकले, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक सैफ को कोई गंभीर चोट आई ही नहीं थी। लेकिन सैफ डिस्चार्ज होने के बाद ही नहीं बल्कि घायल होने के बावजूद अस्पताल भी हीरो की तरह पहुंचे थे। अस्पताल के डॉक्टर्स ने कहा था कि सैफ का खून बह रहा था, वो शेर की तरह चल रहे थे और सिर्फ अपने छोटे बेटे तैमूर के साथ अस्पताल चल कर आए थे। सुनिए डॉक्टर ने क्या कहा था, फिर मेडिकल रिपोर्ट में जो एक और खुलासा हुआ है वो बताता हूं। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूं। पूरा उनका उसमें ब्लड था,
but he walked in like a lion and only with his small child, that is 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस, ही इज अ रियल हीरो दैट वे। डॉक्टर को सुन रहे हैं आप? ये बयान वायरल भी हुआ था, पब्लिक ने पूछा था कि डॉक्टर है कि पीआर एजेंसी है कि इस तरह से बता रहे कि एकदम आए तो एकदम हीरो की तरह आए, और उन्होंने कहा कि तैमूर ओनली वॉक्ड इन ओनली विद तैमूर। डॉक्टरों की बात सुनकर लोग पूछने लगे कि सैफ को अस्पताल ले जाने वाला कोई और नहीं था क्या? 8 साल का तैमूर लेकर अस्पताल गया। अब आप खुद सोचिए कि 8 साल का बच्चा अपने पिता को अस्पताल लेकर क्यों जा रहा है? घर में और कोई नहीं था, जबकि ऐसे हालात में तो लोग अपने बच्चों को दूर रखते हैं ताकि बच्चों के मन पर बुरा असर ना पड़े। तो क्या पूरे घर में सिर्फ 8 साल का तैमूर ही था जो सैफ को अस्पताल ले जा सकता था? अब तो यह बात भी पता चल रही कि करीना भी हमले के वक्त घर पर ही मौजूद थी। उनका एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो घर की मेड्स के साथ बातचीत करती दिख रही है। मेड भी बयान दे चुकी है कि करीना घर पर ही थी। तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई करीना क्यों नहीं लेकर गई? 8 साल का बच्चा लेके गया, पत्नी ने ले जा पा रही है, 8 साल का बच्चा लेके जा पा रहा है सैफ को अस्पताल। अब इन सवालों के जो जवाब सैफ के मेडिकल रिपोर्ट में मिले हैं उससे कंफ्यूजन और बढ़ रहा है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक हमले की रात सैफ के दोस्त अफसर जैदी उन्हें सुबह 4:11 पर लीलावती अस्पताल में भर्ती करा रहे थे और उन्होंने अस्पताल में उनको एडमिट करवाया था। मतलब पुलिस और डॉक्टर तो कह रहे थे कि सैफ को उनके बेटे तैमूर अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल का रिकॉर्ड बता रहा है कि सैफ को एडमिट उनके दोस्त अफसर जैदी ने करवाया था अस्पताल में। अब इसको लेकर सैफ के दोस्त अफसर जैदी का भी बयान आया, जिनका कहना है कि वो खबर मिलने पर 3:30 बजे अस्पताल पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने सैफ के एडमिशन फॉर्म पर साइन किया था। सैफ पर हमले के एक सिंपल से दिखने वाले केस में इतने घुमाव आ चुके हैं कि यह केस अब एक मिस्ट्री बन। सवाल यह भी है कि उस रिपोर्ट में लिखा है कि सैफ जो है, मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है कि वो सैफ जो है उनका एडमिशन जो है वो कितने बजे हुआ? सुबह 4:11 पे वो अस्पताल में भर्ती हुई। अब इसमें 2 सवाल है। भाई, बांद्रा में अपने घर पर चाकू से हमला होने के 1 घंटे 41 मिनट के बाद पुलिस के मुताबिक सैफ पर हमला रात 2:30 बजे हुआ था। अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं 4:11 पे, जबकि सैफ अली खान का घर लीलावती अस्पताल से 10 से 15 मिनट की दूरी पर है। तो 2:30 बजे हमला हुआ, 4:11 पे एडमिशन हुआ, तो ये 1.5 घंटे 1.25-2 घंटे कहां लग गए भाई? जो आदमी इतना घायल था कि भाई एकदम खूने खून था। यह सवाल खड़ा हो रहा है। यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई उसमें तो लिखा है कि दोस्त लेकर आया था, तो 3:30 बजे दोस्त कह रहा है कि मैं वहां पर पहुंचा, मैंने एडमिशन फॉर्म भरा, तो एडमिशन 4:11 पर कैसे हुआ? और सोचिए क्या हालत रही होगी कि सैफ वहां पहुंच गए, कोई एडमिशन फॉर्म भरने वाला नहीं है, एक दोस्त जाके भर रहा है, वो भी तब जब कहा जा रहा है कि करीना घर में ही थी। इस केस में कुछ सामान्य दिख ही नहीं रहा है बॉस। अस्पताल जो है, जो कह रहा है कि हीरो की तरह सैफ अली खान आए थे, अस्पताल उस दिन का सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं जारी करता है? दिखाए कि सैफ अली खान कैसे आए थे। इस केस की मिस्ट्री को सुलझाने का काम मुंबई पुलिस का था, लेकिन जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, रोज नए सबूत सामने आ रहे हैं, बयानों को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। उसके बाद तो यह केस सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है। आज आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने शरीफुल को 29 जनवरी तक पुलिस रिमांड में भेज दिया। यानी पुलिस के पास इस केस को सुलझाने के लिए 5 दिन का और वक्त है, लेकिन कोर्ट में पुलिस ने जो दलीलें दी उसे सुनने के बाद कई सवाल और खड़े हो गए। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपी की हिरासत में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है, लेकिन अभी कई सवालों के जवाब ढूंढने। जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि सीसीटीवी फुटेज के साथ आरोपी के चेहरे का मिलान करना अभी बाकी है। शरीफुल ने यह भी नहीं बताया कि अपराध में इस्तेमाल किया गया चाकू कहां से मिला था। पुलिस ने बताया कि हमें वो जूते भी बरामद करने हैं जो उसने अपराध के दौरान आरोपी ने पहने थे। इस बात की भी आशंका है कि वारदात में शरीफुल के साथ और साथी हो सकते। पब्लिक तो यह भी पूछ रही है भाई, ये भाई इतना प्लान बना के गया कि सैफ के घर में मैं जो है वो चोरी करूंगा, सब्जी काटने वाली छुरी लेके गया, सब्जी काटने वाली। हालांकि पुलिस जो है वो कह रही है कि वो अभी हिरासत में लेकर और पूछताछ करेगी। हालांकि पुलिस की दलील पर बचाव पक्ष वकील ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि पुलिस को पहले ही आरोपी की 5 दिन की रिमांड मिल चुकी है। अब वो जिस आधार पर हिरासत मांग रहे हैं वो इंक्वायरी तो अभी तक पूरी हो जानी चाहिए। फर्स्ट रिमांड में सेक्शन बढ़ाने की बात की गई थी, 109 जो ऐड करने जा रहे थे, पुलिस ने वो आज ऐड नहीं किया है।
बाकी उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोग्रेस बताया, जो मेरे ख्याल से जो लास्ट टाइम जो रीजन लिए वही सेम रीजन आज ही लिए गए हैं। ऑलरेडी उन्होंने जो वेपन है वो रिकवर कर लिया गया है और उनके जो क्लोथ्स है वो भी रिकवर कर लिए गए और जो फॉरेंसिक को जो भेजना चाहिए था उनको, उन्होंने वो सारी चीजें सेंड कर दी है। जिस तरह सैफ पर हमला हुआ उससे ऐसे केस को सुलझाना तो पुलिस के बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, लेकिन सैफ एक सेलिब्रिटी हैं, उन पर हमला हो जाना, वो भी घर में घुसकर, ये कोई छोटी बात नहीं। लेकिन मुंबई पुलिस ने इस केस को जिस तरह से हैंडल किया है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सैफ पर हमले के केस को पुलिस ने ऐसी मिस्ट्री बना दिया जिस पर फिल्म बनाई जा सकती है। पाठशाला में बगली क्लास, कभी शाहरुख की हीरोइन, आज महाकुंभ में सन्यासी कैसे बनी। बॉलीवुड एक्ट्रेस की गजब स्टोरी सामने आई। सनातन बोर्ड बनेगा तभी वक्फ बोर्ड बचेगा। संतों की डिमांड में किसने अपना फायदा ढूंढ लिया, अब इसका चल। इस बार महाकुंभ की तो इतनी चर्चा हो रही है कि कहीं पर भी चले जाओ सिर्फ कुंभ की बातें हो रही। कोई किसी बाबा की बात कर रहा है, कोई किसी मॉडल साध्वी की बात कर रहा है, कोई किसी माला बेचने वाली लड़की की बात कर रहा है। इन सबके बीच रील्स बनाने वालों की भी खूब मौज है। अब महाकुंभ की यह चर्चा नेक्स्ट लेवल पर चली गई, जहां से बॉलीवुड की हीरोइन सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन रही। आज एक ऐसी ही हीरोइन की खूब चर्चा हुई जो कभी शाहरुख खान, सलमान खान की हीरोइन रह चुकी है। आपने ममता कुलकर्णी का नाम सुना होगा। खास तौर पर 90 के दशक के लोग अच्छी तरह से ममता कुलकर्णी को जानते हैं, क्योंकि वो 90 के दशक की बड़ी हीरोइन रह चुकी है। यह ममता कुलकर्णी की तब की तस्वीर जब वो हीरोइन थी। करण अर्जुन और कई फिल्मों में उन्होंने काम किया था। वो एक बड़ा करण अर्जुन का गाना वायरल हुआ था कि राणा जी मुझको माफ करना, गलती मारे से हो गई। वही ममता कुलकर्णी है। ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ में डुबकी लगाई और इसके बाद पिंडदान किया। पिंडदान हिंदुओं में पितरों की आत्मा को श्रद्धांजलि देने से जुड़ा एक अनुष्ठान है। पिंडदान को बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इसके बाद पितरों की मोह माया छूट जाती है और वो आगे की यात्रा शुरू करते हैं। ममता कुलकर्णी ने पिंडदान तो किया, लेकिन इसके बाद अपनी नई यात्रा शुरू। कुछ देर बाद ही उनका पट्टाभिषेक किया गया। विधि विधान से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके बाद ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बन गई। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बनने के बाद उन्हें नया नाम भी मिल गया। अब से ममता कुलकर्णी ममता नंदगिरी कहलाई। उन्होंने किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की और आशीर्वाद दिया। इसके बाद किन्नर अखाड़ा ने उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी देने का ऐलान कर दिया। इसके बाद ममता अखिल भारतीय अखाड़े के अध्यक्ष रविंद्र पुरी के पास पहुंची, जिसके बाद उनके महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। किन्नर अखाड़े ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने को लेकर पूरी गोपनीयता बरती। बाद में ममता कुलकर्णी खुद सामने आई। सुनिए ममता कुलकर्णी, जो अब ममता नंदगिरी हो चुकी, उन्होंने संन्यास धारण किया क्यों। मुझे कल महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी चल रही थी, मुझे पूछा गया तो, लेकिन आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को, बिकॉज वो साक्षात अर्धनारेश्वर के स्वरूप है। और इससे बड़ी मेरे लिए क्या उपाधि हो सकती है कि एक अर्धनारेश्वर के हाथ मेरा पट्टा अभिषेक हो रहा है। ममता कुलकर्णी अब किन्नर अखाड़ा से जुड़ गई, महामंडलेश्वर बन गई। ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनने के बाद सबसे पहले क्या करने वाली हैं, ये भी उन्होंने बताया। विश्वनाथ मंदिर जा रही हूँ, परसों अयोध्या मंदिर जाऊंगी, फिर मैं अपने पिता का पितृतर्पण करने जा रही हूँ। मैंने इस साल तपस्या की और मैं अपने डैडी की अंतिम क्रिया के लिए नहीं थी, तो उनका मैं पितृ तर्पण करूँगी इस 10 दिन के अंदर। और 1 फरवरी तक मैं कुंभ मेला में हूँ। तब तक के लिए ममता कुलकर्णी जिस किन्नर अखाड़े से जुड़ी हैं उसके बारे में भी आपको बताता हूं। यह अखाड़ा साल 2015 में बना था, लेकिन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किन्नर अखाड़े को 14वें अखाड़े के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया। फिर जूना अखाड़े ने किन्नर अखाड़े को अपना हिस्सा बना लिया। इस तरह महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा पहली बार शामिल हो रहा है। साल 2019 में जब प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ था, तब किन्नर अखाड़े को आधिकारिक रूप से शामिल करने के बाद अखाड़ों की संख्या अब 14 हो गई।
अभी किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं। उन्होंने खुद बताया कि ममता कुलकर्णी को उन्होंने महामंडलेश्वर क्यों बनाया। मुझसे मिलने से पहले जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के साथ वो दीक्षित थी और उनके गुरु ब्रह्मलीन होने के बाद उनको कहीं दिशा नहीं मिल रही थी, तो हमने वो कल ये इच्छा जाहिर करी उन्होंने 2-3 महीने पहले कि मैं सनातन से पूर्ण रूप से जुड़ना चाहती हूँ। तो कल वो भी अखाड़े में आई, वापस आई और कही माता मुझे कुछ पद चाहिए। जब पद चाहिए का बोली मुझे महामंडलेश्वर बनना है और मुझे आपका जो वृंदावन का आश्रम है उसके आगे प्रचार प्रसार के लिए मैं आगे काम करना चाहूंगी। ये महाकुंभ में सनातन की शक्ति भी है कि बॉलीवुड की चमक दमक वाली दुनिया में रह चुकी ममता कुलकर्णी अब सन्यासी बन गई। यही महाकुंभ के रंग है, यही महाकुंभ का प्रभाव है और महाकुंभ में जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो यही सब देखकर अचंभित है। जैसे महाकुंभ में इन गोल्डन बाबा की बड़ी चर्चा है। बताया जा रहा है कि ये निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए हैं। दावा है कि गोल्डन बाबा ने हाथ में मोटे मोटे सोने के कड़े पहने हुए हैं। ये देखिए, जो चश्मा पहना है उस पर सोने का पानी चढ़ा है, गले में सोने की बड़ी बड़ी माला है। ये बाबा एनवायरमेंट बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध है। इनका नाम अवधूत बाबा अरुणगिरी महाराज है। इन्होंने अपने शरीर पर जो सोना धारण किया हुआ है वो 4 किलो है, जिसकी कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए है। महाकुंभ में साधु संत जुटे हैं। सनातन के लिए कोई बड़ा फैसला लेना हो तो इससे कोई बढ़िया जगह हो ही नहीं सकती। इसलिए महाकुंभ में सनातन बोर्ड बनाने की मांग भी तेज हो गई। सनातन बोर्ड की मांग उठने लगी तो कुछ मुस्लिम नेता भी ये कहने लगे कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड नहीं हटना चाहिए। सुनिए समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने क्या कहा है। देखिए, सनातन बोर्ड बनने में हमें कोई दुश्वारी नहीं है, बनना चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड को खत्म नहीं होना चाहिए और वक्फ के ऐसे कानून नहीं लाने चाहिए कि वक्फ की जमीनें सरकार खुद हड़पना चाह रही थी। सनातन बोर्ड बने और जितने मंदिर हैं उनका गवर्नेंस सनातन बोर्ड को मिलना चाहिए। जो भी पैसा मंदिरों में आता है वो सनातन बोर्ड के जरिए मंदिर में भी लगे और गरीबों की भी सहायता हो। यानी इधर सनातन बोर्ड की बात हुई, कई लोगों को लग रहा है कि इसी बहाने वक्फ बोर्ड की बात कर लेते हैं कि वक्फ बोर्ड भी मत हटाओ, सनातन बोर्ड भी बना दो। खैर, पाठशाला में बगली क्लास। उधर अमेरिका में ट्रंप लेंगे बड़ा फैसला, इधर भारत में पीएम मोदी टैक्स घटा देंगे क्या? आने वाले बजट में मोदी सरकार इनकम टैक्स में क्या बम्पर छूट देने वाली है? अब इसका चैप्टर। बजट आने में 1 हफ्ता ही बचा है। बजट आने से पहले जो हलवा सेरेमनी होती है वो भी आज हो गई, लेकिन लोगों के मन में इस बार के बजट को लेकर यह बड़ा सवाल बना हुआ है कि टैक्स में छूट का हलवा उन्हें खाने को मिलेगा या नहीं, क्योंकि टैक्स छूट की बात बहुत हो रही। लोगों को पीएम मोदी से उम्मीदें भी बहुत हैं। यह उम्मीद आज तब बढ़ गई जब नरेंद्र मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में कह दिया कि वो अमेरिका में जबरदस्त टैक्स कम करने जा रहे हैं। ट्रंप और नरेंद्र मोदी की नेशन फर्स्ट वाली सोच, बोल्ड फैसले लेने की ताकत, बिना लाग लपेट के डंके की चोट पर बोलने वाला अंदाज लोगों को बहुत पसंद आता है। डोनाल्ड ट्रंप तो कई मौके पर पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं। वो पीएम मोदी के स्टाइल ऑफ वर्किंग से भी बहुत प्रभावित है। ट्रंप ने अभी अभी नई नई गद्दी संभाली है। वो भी यही चाहते हैं कि जैसे पीएम मोदी ने युद्ध के संकट के बीच दुनिया में भारत की विकास की रफ्तार को टॉप पर रखा है, वैसा ही कुछ चमत्कार वो अमेरिका के लिए करें। इसके लिए ट्रंप ने अमेरिका के मिडिल क्लास को राहत देने के लिए ऐलान कर दिया कि अमेरिका में इतिहास में सबसे बड़ा टैक्स कट करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए ट्रंप ने कह दिया कि वो अमेरिका के इतिहास में टैक्स को लेकर सबसे बड़ी कटौती करने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि इससे अमेरिका के लोगों को राहत मिलेगी। ट्रंप को उम्मीद है कि उनके इस कदम से अमेरिकी जनता को महंगाई से राहत मिलेगी। महंगाई को कम करना ट्रंप का एक बड़ा चुनावी वादा था। इस बड़े ऐलान के साथ ट्रंप ने मेक इन अमेरिका का भी अभियान छेड़ दिया। ट्रंप ने दुनिया भर के कारोबारियों को अमेरिका में आकर सामान बनाने का न्योता दिया। इसके लिए ट्रंप ने टैक्स में भारी छूट और नियमों को आसान बनाने की बात भी कह दी। ट्रंप ने कहा कि वो कॉर्पोरेट टैक्स को 21% से घटाकर 15% कर देंगे। ट्रंप ने कहा कि इससे अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को फायदा होगा। साथ ही ट्रंप ने यह धमकी भी दे डाली कि अगर कंपनियां अपना सामान अमेरिका से बाहर बनाएंगी तो वो टैरिफ लगा देंगी। ट्रंप मैन्युफैक्चरिंग हब वाली परिस्थिति फिर बनी। अमेरिका में ही सामान बनाओ, अमेरिका में बेचो। इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी।
अमेरिका में नौकरियां भी बढ़ेंगी। इसके अलावा ट्रंप आर्थिक नीतियों के चलते ही युद्ध और कोरोना जैसे संकट के बाद भी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट दुनिया में टॉप पर बनी हुई है। महंगाई जो है वो लिमिट में है। लेकिन इसमें टैक्स कटौती एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारत के मिडिल क्लास को लगता है कि मोदी सरकार इस एरिया में कुछ उस तरह से फायदा नहीं पहुंचा रही जैसा देना चाहिए। अब तो कई लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार में इतना टैक्स लग रहा है, क्या करें। हमने तो टैक्स पे सीरीज चलाई थी, आपको याद हो। हमें उम्मीद है कि सरकार उसको देखेगी, पब्लिक का दर्द समझेगी और इस बार बजट में टैक्स में छूट देगी। पाठशाला में जो हमने मुद्दा उठाया था उसको देखेगी, क्योंकि भाई यहां भी तो पब्लिक के पास पैसा बढ़ेगा, हाथ में पब्लिक ज्यादा खरीदेगी तो इकॉनमी ही आगे बढ़ेगी। भारत में बजट को लेकर मिडिल क्लास मोदी सरकार से आस लगाए हुए। एक मल्टीनेशनल सर्वे कंपनी ग्रैंड थॉर्नटन भारत सर्वे के मुताबिक भारत में 57% इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स ये चाहते हैं कि मोदी सरकार टैक्स की दरों को कम करे। 25% लोगों ने कहा कि मोदी सरकार को टैक्स में छूट की लिमिट को बढ़ा देना चाहिए। सर्वे में पता चला कि 72% लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम को चुना है। इसके बावजूद 63% टैक्स पेयर्स ये चाहते हैं कि सरकार ओल्ड रिजीम में ज्यादा इंसेंटिव दे। इनकम टैक्स को लेकर मिडिल क्लास को मोदी सरकार से क्या उम्मीद है उसके बारे में भी आपको बताता हूं। मिडिल क्लास चाहता है, पहली उम्मीद तो यह है कि 10 लाख रुपए तक सालाना आय को कम से कम टैक्स फ्री कर दीजिए, सीधा 10 लाख तक। दूसरी उम्मीद यह है मिडिल क्लास को कि 18 से 20 लाख की इनकम पर टैक्स रेट को कम करके 20% कर दीजिए। अभी 12 से 15 लाख की इनकम पर 20% टैक्स देना पड़ता है। तीसरा, न्यू टैक्स रिजीम में 30% टैक्स स्लैब को 15 लाख की इनकम से बढ़ाकर 20 लाख तक पर ले जाइए, ताकि जो लोग कमा रहे हैं थोड़ा ज्यादा, उनको थोड़ा और ज्यादा फायदा मिल जाए। कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि सरकार जो है इस बारे में सोच रही है। पाठशाला में हमने ये मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया था। अभी बजट आने वाला है, उसके पहले भी हम ये मुद्दा उठाते रहेंगे, मिडिल क्लास का, आम लोगों का। और सरकार जो कई मुद्दों पर बेहतर परफॉर्म कर रही है, अगर मिडिल क्लास को टैक्स में राहत मिल गई तो यह देश के लिए और भला ही करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। यह रेलवे ओवरब्रिज बहुत खास है क्योंकि ओवरब्रिज के नीचे प्ले एरिया बना हुआ है बॉस। इसे देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई शॉपिंग मॉल हो। आप देखिए, ऊपर जो है वो परिवहन होगा और नीचे जो है वो आप नीचे इंडोर गेम्स के लिए जो है वो व्यवस्था की गई। मतलब कोई सोच भी सकता है। ये गुजरात में पीएम मोदी ने जो है वो के सीएम भूपेंद्र पटेल को ये आइडिया दिया था। पीएम मोदी का विचार था कि ओवरब्रिज के नीचे की जगह का उपयोग इस तरह से किया जा सकता है जिससे खेलों को बढ़ावा मिले और रोजगार भी मिले। इसी के तहत इस ओवरब्रिज के नीचे प्ले एरिया बनाया गया है जिसमें बास्केटबॉल, बॉक्स क्रिकेट, गेम जोन, शतरंज और कैरम जैसे खेलों की सुविधा दी गई है। गुजरात के कई शहरों में इसी तरह से पुलों को ट्रांसफॉर्म किया जा चुका है और ये देश भर के लिए मॉडल है बॉस, क्योंकि ऊपर ब्रिज है, नीचे का एरिया ऐसे ही पड़ा रहता है। कई बार लोग उसी में गाड़ी पार्क कर दिए या कुछ ऐसे ही खाली एरिया है। लेकिन आप सोचिए कितना शानदार आइडिया है कि नीचे इंडोर गेम और ऊपर से ट्रैफिक जा रहा है।